नमस्कार, मैं प्रोफेसर एन.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, आज आपके सामने बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन नामक विषय के इकाई 5 के लेसन साझेदारी का विघटन के संबंध में कुछ हम आज समझेंगे, प्रकाश डालेंगे और एक सवाल हल करके समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से विघटन के संबंधित आवश्यक लेखों को करते हैं। सबसे पहले विघटन से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी का मतलब साझा करना, किसी भी काम को साथ साथ करने को साझेदारी कहते हैं। किंतु व्यवसाय जगत में साझेदारी का उद्देश्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी लाभों को बांटने के संबंध में एकत्रित होने से है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के ऐसे लाभ को बांटने के लिए एकत्रित होते हैं जो या तो उनकी सबकी ओर से संचालित किया जा सकता है या उन सब की सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ये तो हुआ साथियों साझेदारी का संचालन, जिसमें सामान्य रूप से हम पूंजी खाते, रोकड़ खाते, साझेदारों के विभिन्न प्रकार के क्रय विक्रय संबंधी खातों को संचालित करते हैं, जिसे कुशलतापूर्वक संचालित करके व्यवसाय के लाभों को बांटा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब साझेदारी का विघटन अनिवार्य हो जाता है, ऐच्छिक हो जाता है या कुछ इन ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं जिसके कारण साझेदारी को विघटित करना पड़ता है। ऐसे कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला कारण है सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा। जब फर्म के सभी साझेदार इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि अब इस फर्म को चलाया जाना संभव नहीं है, इसको विघटित कर दिया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में फर्म की विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी है ठहराव के द्वारा समाप्ति। यदि इस प्रकार की साझेदारी की स्थापना इस ठहराव के कारण की गई है कि एक निश्चित अवधि बीतने के बाद साझेदारी समाप्त कर दी जाएगी, ऐसी स्थिति में इसे ठहराव द्वारा समाप्त कहा जाता है। तीसरे ऐसे कारण है जिसके द्वारा फर्म को अनिवार्य रूप से समाप्त किया जाता है। यह दशाएं होती है जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या एक साझेदार को छोड़कर शेष सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, या ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके द्वारा फर्म को वैधानिक रूप से संचालित करना संभव नहीं है। किसी आकस्मिक घटना के घटने पर भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। जीवन अनिश्चित है। यदि कोई साझेदार एकत्रित हुए हैं और उन सब साझेदारों के मध्य कार्य करते करते किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण भी फर्म को आकस्मिक रूप से विघटित कराने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और अंतिम कारण है न्यायालय के द्वारा समाप्ति। यदि किसी साझेदार ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है कि इस फर्म को समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसे कारण होते हैं जिसके द्वारा न्यायालय फर्म को समाप्त करने का आदेश दे देता है। इसमें पहला कारण है यदि उन साझेदारों के मध्य कुछ साझेदार पागल हो जाए या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या कोई साझेदार स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाए या किसी साझेदार ने ऐसा कार्य किया है जो साझेदारी फर्म के हितों के विरुद्ध है या उसका आचरण ऐसा है जिससे साझेदारी फर्म की ख्याति को ठेस पहुंचती हो, या कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी फर्म के हितों के विरुद्ध काम कर रहा हो, या किसी साझेदार ने बगैर बाकी साझेदारों की सहमति के किसी अन्य व्यक्ति को अपने हितों का स्थानांतरण कर दिया हो। अब और एक परिस्थिति ऐसी है जब साझेदारी फर्म का कारोबार बगैर हानि के चलाया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय फर्म को विघटित करने का आदेश दे देती है और उसके आदेश के आधार पर फर्म को विघटन करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम समझेंगे कि जब साझेदारी के विघटन करने की बारी आती है तब हम उसके हिसाब का निपटारा कैसे करते हैं। सबसे पहले एक फर्म का हिसाब बनाया जाता है। चूंकि विघटन के दिन फर्म की संपत्तियां विभिन्न भागों में बटी होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लेनदार, स्टॉक, देनदार, बहुत सारी संपत्तियां भी होती है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे दायित्व भी होते हैं। चूंकि उन संपत्तियों और दायित्वों के बीच एक असंतुलन की स्थिति होती है, क्योंकि सभी को एक सार्वभौमिक स्वीकार्य होती है, तो वो है एक मुद्रा। इसलिए सारी संपत्तियों को सबसे पहले बाजार में रोकीकृत किया जाता है। रोकीकरण करने की दो विधि है, या तो कोई साझेदार उन संपत्तियों को लेने की मूल्य या तो उचित मूल्य हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं,
और दूसरी विधि है उन संपत्तियों को बाजार में बेचकर रोकीकृत किया जाए और प्राप्त रोकड़ से दायित्वों का भुगतान किया जाए। जब सारी संपत्तियों को बाजार में बेच दिया जाता है या किसी साझेदार के द्वारा उसे खरीद लिया जाता है, उसके पश्चात फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। फर्म के दायित्वों को भुगतान करते समय यह क्रम होता है, सबसे पहले हम भुगतान करते हैं विघटन व्ययों का। फर्म को समाप्त करने के संबंध में जो भी विघटन के व्यय हुए हैं उनका सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात बारी आती है बाहरी दायित्वों का। बाहरी दायित्वों से आशय ऐसे दायित्व हैं जिनको चुकाना फर्म के लिए जो बाहरी व्यक्ति हैं, जैसे लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, किसी साझेदार की पत्नी का ऋण आदि आदि। इस तरह बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। बाहरी दायित्वों के बाद यदि कोई राशि बचती है तो तीसरे क्रम पर भुगतान की बारी आती है। यदि किसी साझेदार ने फर्म में पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण फर्म को दिया है तो उसके ऋण का भुगतान पूंजी से पहले किया जाएगा, ऋण का भुगतान। और अंत में साझेदार की पूंजी वापस की जाती है और पूंजी के पश्चात यदि कोई राशि बचती है तो साझेदारों में लाभालाभ अनुपात में बांट दी जाती है। अब इसके पश्चात हम समझेंगे फर्म के विघटन में या तो हानियां होंगी या संपत्तियां होंगी। यदि फर्म को हानि हुई है तो हानि सबसे पहले फर्म के पूर्व के लाभों से समायोजित की जाएगी और यदि लाभ से समायोजित करने पर भी वह राशि अपर्याप्त होती हो तो वह साझेदार की पूंजी से उसको समायोजित किया जाएगा। और पूंजी भी यदि कम पड़ रही हो तो फर्म के साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका अनुपातिक भार उठाया जाएगा। और यदि फर्म की संपत्तियां हैं तो फर्म की संपत्तियों में सबसे पहला अधिकार होगा फर्म के विघटन व्ययों का। इसके पश्चात जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फर्म के बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाएगा और इसके पश्चात साझेदार के ऋण का अनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। और इसके पश्चात कोई राशि बचती है तो अंत में उसकी पूंजी वापस की जाएगी। इसके पश्चात भी यदि कोई राशि शेष रहती है तो फर्म को व्यक्तिगत रूप से उसके लाभांश अनुपात में देकर फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। अब हमें समझेंगे कि फर्म के विघटन में कितने खाते ऐसे होते हैं जो अनिवार्य रूप से बनाया जाना एक फर्म को जरूरी होता है। सबसे पहले खाता बनाया जाएगा वसूली खाता। क्यों? क्योंकि वसूली खाते को बनाए बगैर फर्म यह पता ही नहीं चल पाएगा कि संपत्तियां कितने में रोकीकृत हुई और दायित्वों को किस क्रम से भुगतान करने के बाद साझेदारों को लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जिसका नाम है वसूली खाता। इसके पश्चात बनाया जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते की बनाए जाने की दो विधि है। यदि पूंजी को स्थायी रूप से दर्शाना हो तो एक पूंजी खाता बनाया जाएगा और होने वाले पूंजी के सारे परिवर्तनों को दिखाने वाला चालू खाता होगा। किंतु यदि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से सवाल हल किए जा रहे हैं तो एकमात्र पूंजी खाता बनाया जाना ही पर्याप्त होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण खाता बनाया जाएगा बैंक खाता, जिसमें द्वारा यह मालूम चल सकेगा कि फर्म के पास विघटन के समय कितना बैलेंस था, कितना संपत्तियों को रोकीकृत करने से राशि आई और उसने भुगतान नियमानुसार नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से किया या नहीं किया, विघटन व्ययों का भुगतान पहले किया या नहीं किया, साझेदारों को बाहरी दायित्वों को निपटाया नहीं निपटाया, इसके पश्चात साझेदारों की ऋण का भुगतान किया कि और पूंजी देने के बाद फर्म समाप्त मानी जाती है। सबसे पहले हम एक सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संपत्तियों का यदि पुस्त मूल्य नहीं दिया गया है तो उनके रोकीकृत मूल्य यदि नहीं दिया गया है तो उसके पुस्त मूल्य को ही रोकीकृत मूल्य मान लिया जाता है। लेकिन यदि ख्याति का रोकीकरण मूल्य नहीं दिया गया तो ख्याति का मूल्य शून्य होता है। इसी तरह किसी दायित्व के भुगतान का विवरण नीचे नहीं दिया गया है तो यह समझ लेना चाहिए कि इसका जो चिट्ठे में दर्शित मूल्य है वही इसका भुगतान मूल्य होगा। यह हम समझने के बाद एक प्रश्न के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दो पार्टनर मैं आपको बताना चाहूंगा ए और बी, जिसका चिट्ठा इस प्रकार है। पूंजी उनकी 10,000 है, बी की 7,000 है। इस तरह फर्म में उन दोनों की पूंजी 17,000 रुपए लगी हुई है। बाहरी दायित्व के रूप में लेनदार है जिसमें 3,000 रुपए दिया जाना है और ए ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण दिया है जिसका मूल्य 4,000 रुपए है। इस तरह फर्म के कुल दायित्व 24,000 रुपए है। संपत्तियों का विवरण यदि हम देखें तो देखेंगे मशीनरी 9,000 रुपए के पुस्त मूल्य पर दिख रही है, जबकि प्लांट 10,000 रुपए का पुस्त मूल्य दर्शा रहा है। लेनदार 2,500 रुपए देने वाले हैं और बैंक में बैलेंस 2,500 रुपए है। अब आगे हमारा सबसे पहले प्रोसेस यह होगा कि हम सबसे पहले चिट्ठे में लिखी गई मदों को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट
पक्ष की मदों को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे और संपत्ति पक्ष की मदों को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। इस तरह क्रॉस शिफ्ट करने से हमको बहुत ज्यादा नियमों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए आप, पूंजी, लेनदार और ए का ऋण, यह लेफ्ट साइड है, तो टोटल इसकी शिफ्टिंग विभिन्न खातों में, चाहे वो वसूली खाता हो चाहे वो पूंजी खाता हो, हम उसको राइट साइड करेंगे। जैसे कि 10,000 रुपए तो हमने राइट साइड शिफ्ट किया है, ए के अकाउंट में 10,000 और बी के अकाउंट में 7,000। इस तरह यहाँ की इस तरह की एंट्री इधर करने से ये शिफ्टिंग पूरी हो जाती है। इसी तरह देखेंगे हम लेनदार, जिसका अधिकार वसूली खाते पर होता है, लेनदार को हमने राइट साइड 3,000 में शिफ्ट किया हुआ है और ए का ऋण भी हमने ए का ऋण खाता बनाकर 4,000 रुपए राइट साइड शिफ्ट किया हुआ है। इस तरह हमारी दायित्व पक्ष की शिफ्टिंग पूरी होने के बाद अब हम चलते हैं राइट साइड की शिफ्टिंग में, जो संपत्ति के रूप में प्रदर्शित है। मशीनरी 9,000 रुपए है, मशीनरी को हमने देखिए लेफ्ट साइड में वसूली खाते में 9,000 रुपए शिफ्ट किया हुआ है, प्लांट 10,000 रुपए शिफ्ट किया हुआ है और इसी तरह देनदारों को हमने 2,500 रुपए से प्रदर्शित किया हुआ है। इतना करने के बाद बैंक में रोकड़ को हम बैंक खाते में बैलेंस के रूप में दिखा रहे हैं 2,500 रुपए। इसके बाद बारी आती शिफ्टिंग के बाद सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी संपत्तियों को किन किन मूल्यों पर रोकीकृत किया गया, यह मूल्य संपत्ति के पुस्त मूल्य से अधिक थे, सम थे या कम थे। तो देखेंगे हमको जो सूचना इस पुस्तक में प्राप्त है, इस प्रश्न में प्राप्त है कि प्लांट पर पुस्तकीय मूल्य से 10% कम मिला, मशीनरी पर 20% कम मिला, यानी 9,000 का 20% 1,800 रुपए कम करने पर 7,200 रुपए हुआ। मशीन प्लांट में 10,000 को 10% कम पे रोकीकृत हुआ, यानी 9,000 रुपए मिले। देनदारों से 2,500 रुपए में मात्र 2,000 रुपए प्राप्त हुए, यानी 500 रुपए के देनदार अशुद्ध हो गए। उन्होंने कोई भी ऋण का भुगतान करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उसको रोकीकरण की हानि मानकर हमने उस 2,500 रुपए के देनदार के उस मूल्य को 2,000 रुपए की वसूली मान ली। इस तरह यहाँ पे हमारा 500 रुपए टूटा, यहाँ पे हमारा 1,000 रुपए का लॉस हुआ और यहाँ पे हमको 1,800 रुपए का लॉस हुआ रोकीकरण करने से। अब हम देखेंगे आगे, हम इसकी जो भी पुस्त मूल्य को हमने यहाँ लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड शिफ्ट किया है, इसको क्रेडिट साइड में इसका सेटलमेंट दिखा रहे हैं। मशीनरी से 7,200, प्लांट से 9,000 और देनदारों से 2,000 रुपए प्राप्त हुए। इस तरह कुल 18,200 रुपए हमारे पास आए। यानी हमने जैसे इसको रोकीकरण खाते में सेटलमेंट दिखाया, वैसे इसके प्रति पार्श्व में बैंक खाते में दिखा दिया कि हमारे पास 2,500 रुपए का बैलेंस था और 18,200 रुपए का हमको और संपत्तियों से वसूली प्राप्त हुई। इसके पश्चात जैसे ही संपत्तियों से रोकीकृत होती है, हम हमारे दायित्वों का भुगतान करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे लेनदारों का भुगतान किया। लेनदार देखिए आप 3,000 रुपए लिखा हुआ है, इसका भुगतान 10% कम यानी 2,700 रुपए किया गया। विक्टर व्यय का भुगतान 500 रुपए किया गया। इस तरह 500 रुपए और 2700 रुपए विक्टर व्यय चुका। जैसे ही हमने यहाँ लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड चुकाया, हमारे पास से बैंक की राशि कम हो गई और हमने यहाँ 2700 और 500 रुपए की प्रति पार्श्व एंट्री कर दी। इसके पश्चात हमने रोकीकरण खाता तैयार किया, जिसमें हमको पता चला कि प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। तो इस तरह रोकीकरण खाते की हानि आई 3,500 रुपए, जिसे ए और बी में बराबर 1,750 और 1,750 रुपए बांट दिया गया। चूंकि यहाँ पर यह क्रेडिट में है, यह इसलिए पूंजी खातों में इनका भार रोकीकरण खाते के रूप में ए उठाएगा 1,750 और बी उठाएगा 1,750। ऐसा करने से इनकी पूंजी कम हो जाएगी। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, बाहरी धन के समापन व्ययों का भुगतान हमने कर दिया। समापन व्ययों के बाद बाहरी दायित्वों को भी हमने लेनदार के रूप में निपटा दिया। अब आंतरिक दायित्वों की बारी आती है और आंतरिक दायित्व दो तरह के होते हैं, एक साझेदार की पूंजी और दूसरा साझेदार की पूंजी के अतिरिक्त दिया गया ऋण, जो कि ए ने फर्म को 4,000 रुपए दिया है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। इसको भी हम बैंक खाते से 4,000 रुपए पेमेंट करके आंतरिक दायित्वों को भुगतान करके पूंजी की वापसी के क्रम में पहुंचने का प्रयास करेंगे। यहाँ 4,000 रुपए पेमेंट कर चुके हैं। इस तरह में लगातार बैंक राशि कम होती जा रही है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे, यहाँ पर ए की पूंजी 10,000 रुपए जमा थी, जबकि 1,750 रुपए रोकीकरण की हानि का भार उसको दिया गया। इस तरह उसे 8,250 रुपए देने से उसका खाता 10,000 रुपए बराबर हो जाएगा और उसकी पूंजी वापस हो जाएगी। इसी तरह हम पी का देखते हैं, 7,000 रुपए उसकी पूंजी जमा थी, जबकि 1,750 रुपए की हानि का भार हमने दिया। 5,250 रुपए वापस करने से उसकी पूंजी भी वापस हो जाएगी और फर्म के सारे और
अंतिम पूंजी खाता भी समायोजित होकर बंद कर दिया जाएगा। और आखिरी में हम देखते हैं ऐसा 8,250 और 5,250 रुपए देने के बाद हमारे रोकड़ खाते का बैलेंस बराबर मिलना चाहिए। यदि यह बराबर मिल रहा है तो समझिए हमारा खाता बराबर है। आज विघटन के संबंध में मैंने आपको ये वीडियो प्रस्तुत किया, आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप मुझे सुझाव भेजिएगा, मैं उसको और दूसरे वीडियो में अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। आगे हम समझेंगे कि फर्म के विघटन के प्रोसेस किस किस तरह से होते हैं। सभी साझेदार सक्षम होते हैं और एक साथ फर्म की संपत्ति और दायित्वों का भुगतान करके खाते बंद कर दिए जाते हैं। पहली विधि यह होती है। और दूसरी विधि यह होती है कि संपत्तियों की वसूली एक साथ नहीं हो पाती है, या तो किस्तों में प्राप्त होती है, संपत्ति किस्तों में बिकती है। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे कैश आती है वैसे वैसे दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तब हम दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, एक आनुपातिक विधि और दूसरी अधिकतम हानि विधि। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जब एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, दो साझेदार दिवालिया हो जाता है तो दो प्रकार के नियम साझेदारी एक्ट में लगते हैं। पहला भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और दूसरा गवर्नर वर्सेस मरे नियम। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, हम इन नियमों के अंतर्गत कैसे सवाल हल करते हैं, यह हम आने वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।